नमस्कार। मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। कोचिंग के नाम पर समाज में घूम रहे गिद्ध वल्चर्स किस तरह से मासूम बच्चों की जिंदगियां लील रहे हैं, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। इसकी कई बानगी इस देश ने देखा, इस समाज ने भी देखा। लेकिन विगत सप्ताह दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में एक नामी कोचिंग इंस्टीट्यूट, रॉज कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में, गैराज में, नारकीय स्थिति में चल रहे क्लासेस के अंदर जब पानी घुसा, उसमें 3 बच्चे जो अपने अपने परिवार और समाज के लिए कुछ करने का सपना संजोए हुए दिल्ली गए थे, मौत के आगोश में समा गए। इस देश में और हमारे राजनीतिक सिस्टम में जिस तरह की निर्ममता, बेशर्मी, बेहयाई, बेगैरत व्यवहार का कल्चर पनपा है, वह एक बार फिर इस घटना के बाद अपना विभत्स चेहरा समाज को दिखाया है। जैसी कि अपेक्षा थी, 3 गिद्ध इस पूरे घटना पर नज़र गड़ाए थे। पहला, राजनीतिक दल; दूसरा, मीडिया; और तीसरा, इस पूरे घटना से फ़ायदा उठाने के लिए जुगत में लगे हुए लोग। जिस तरीके से इस दर्दनाक, हृदय विदारक घटना के बाद कार्रवाई प्रारंभ हुई, उसकी नग्नता, उसकी विभत्सता और उसके गैर मानवीय स्वरूप को जरा समझने की कोशिश कीजिए। बीजेपी आरोप लगाना शुरू किया, मतलब इस देश में राजनीतिक दलों की बेशर्मी माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची है। कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं। ये सभी वैसे गिद्ध हैं जो मौत पर भी रोटी सेकते हैं, चिता पर भी खाना पकाते हैं। बीजेपी आरोप लगाना शुरू की आप पर, आप लगाना शुरू किया एमसीडी पर, एमसीडी लगाना शुरू किया कमिश्नर पर, वो लगाना शुरू किया एलजी पर, और वो एक पूरा आरोप प्रत्यारोप का पूरा दौर शुरू हो गया। अब पार्लियामेंट में हो रहे बहस में जिन मुद्दों को उठाया जा रहा है उस पर ज़रा ध्यान डालिए। जो मेन इशू है उस पर कहीं कोई बात नहीं हो रही है। पहली बात तो है राजनीतिक, और आपने देखा कि इस देश में तो राजनीति सुबह उठने से रात सोने तक, और रात सपने में भी राजनीति ही आती है, तो वो तो होना ही था। हर घटना के बाद प्रशासनिक अमला जागता है, कुछ कार्रवाई होती है। चंद सप्ताह के बाद, चंद दिनों के बाद जब कोई इससे भी बड़ी घटना, राजनीतिक या और कोई घटना होगी, सारा मीडिया अटेंशन वहाँ चला जाएगा और फिर यह चैप्टर क्लोज हो जाएगा। कुछ कमेटियाँ बनेंगी, कुछ रिकमेंडेशन आएंगे और उसके बाद ढाक के 3 पात सब वहीं रह जाएगा। दूसरी चीज़, आज जो मीडिया उछल उछल कर वहाँ यह दिखा रहा है कि कैसे एमसीडी के नाले जाम हो गए, उसके कारण वहाँ पानी भर गया, कैसे बैठने की खराब स्थिति है, तो ये कोचिंग इंडस्ट्री का खेल तो दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में आज से नहीं पनपा है। पहले आप क्यों नहीं दिखा रहे थे? तो आप ये जो बेशर्मी दिखा रहे हैं, आप भी अपना रोटी ही सेक रहे हैं, आप भी अपना टीआरपी ही बढ़ा रहे हैं। तो ये बंद कीजिए, ये नाटक। आपकी भी व्यूअरशिप बढ़ रही है, आप भी इस जलते हुए आग में अपनी रोटी सेक रहे हैं।
तीसरा मज़ेदार चीज़, ये जो कथित मोटिवेशनल स्पीकर्स लोग हैं, कोचिंग के गुरु हैं, एक से एक महारथी, केमिस्ट्री वाला से लेके फिजिक्स वाला तक, और हिंदी वाला से लेके और अंग्रेजी वाला तक, ये सब कहाँ गायब है? एनटीए की घटना हुई थी तो चीख चीख कर गला गल फाड़ कर चिल्ला रहे थे। एक से एक विद्वान कथित प्रोफेसर टीवी चैनल पर आकर के जो ज्ञान बांटते हैं तो लगता है कि ये भगवत गीता पढ़ रहे हैं, जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया, तो वही गीता पाठ करते हैं। एक से एक फलाने सर, दिव्य सर और प्रकाश सर और सूर्य सर, चंद्रमा सर, ये कहाँ गायब हो गए? ये लोग और एक से एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ज्ञान बांटते रहते थे, कहाँ चले गए? रील बना बना कर डालते थे, सब गायब है। ये तीन पहलू इसको समझ लीजिए, कैसे ये जो विषय क्या है और खेल क्या हो गया। इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही कि साहब ये कोचिंग इंडस्ट्री क्यों फल फूल रहा है, हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम में क्या इनहेरेंट वीकनेस है, उसको क्यों नहीं ठीक कर रहे हैं हम लोग। कुछ आंकड़ों से समझिए आप। 2016 में नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने एक सर्वे किया था 2016 में, और उसने बताया कि करीब करीब 7 करोड़ 10 लाख बच्चे वह कोचिंग में पढ़ते हैं, जो पूरे देश के स्कूल और अदर इन सरकारी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस मिला के जो इंस्टीट्यूशंस है, कॉलेज स्कूल्स हैं, उसका 26% है। यानी लगभग आप यूं समझिए कि 1/4 स्टूडेंट्स, और ये 2016 का आंकड़ा है। एक अनुमान के मुताबिक अकेले बिहार में लगभग 49,50,000 बच्चे ये 2016 में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे थे। वो राइट फ्रॉम इंटर टू इंजीनियरिंग, मेडिकल, एंट्रेंस, बीपीएससी, यूपीएससी और विभिन्न बैंकिंग, सबको मिला करके। असर ने एक रिपोर्ट जारी की है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर। यह कहता है कि इस देश में 40% स्टूडेंट्स अपने पढ़ाई को सप्लीमेंट करने के लिए कोचिंग का हवाला लेते हैं, कोचिंग का सहारा लेते हैं। अब ये कोचिंग के धंधा को जरा समझिए, धंधा है, इट्स एन इंडस्ट्री, और बेशर्मी से इस पर चर्चा होती है कि कोचिंग इंडस्ट्री इज इंक्रीजिंग बाई 20-25% ऑफ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ, CAG ग्रोथ। जो अखबारों में रिपोर्ट छपे हैं उसके हिसाब से इस देश में अभी लगभग 68,000 करोड़ रुपया का यह कोचिंग इंडस्ट्री है। खेल यही है, 68,000 करोड़ रुपया। बहुत सारे स्टेट का इतना बजट भी नहीं है। जिस रफ्तार से 20-25% के ग्रोथ रेट से यह बढ़ रहा है, उसके हिसाब से आने वाले 2-3 साल में 2025-26 तक यह टर्नओवर बढ़ करके हो जाएगा 1,33,000 करोड़। खेल यहाँ है। देखिए, मैंने बहुत प्रयास किया, रिसर्च किया निकालने का कि आफ्टर ऑल इस देश में कितनी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। कहीं कोई सटीक फिगर नहीं मिल सका। कहीं पर लिख रहा है 68,000, कहीं लिख रहा है 70,000। वो आंकड़े बिल्कुल अविश्वसनीय हैं, क्योंकि अकेले पटना में एक अनुमान के मुताबिक 20,000 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बिहार शरीफ, छोटे छोटे कस्बे, जहानाबाद हो, अरवल हो, सब जगह कुकुर मुत्ते की तरह ये कोचिंग इंस्टीट्यूट भरे हुए हैं। मेरे अनुमान से इस देश में अभी तकरीबन 10 से 15 लाख कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होंगे, जो इंटरमीडिएट, जो हालांकि एक नियम बना हुआ है कि 16 साल से नीचे के बच्चे को कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप नहीं लिखा सकते, लेकिन आप ज़रा नज़र दौड़ा लीजिए ना, 4, 5, 6 क्लास का लड़का, 10 साल 12 साल का लड़का भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने को मजबूर है। ये कुछ आंकड़े बताए, और ये जो हादसा हुआ है, ये हादसा कोई एकाकी नहीं है, न तो ये पहली घटना है और न ही इसके बाद
नहीं होगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं, ये होती रहेगी। और कोई फर्क नहीं पड़ता है इन राजनीतिज्ञों को और इन बिजनेसमैन को, ये जो कोचिंग का धंधा चलाते हैं, ये गिद्ध हैं, दे आर द वल्चर्स ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। मैं इनको वल्चर बोल रहा हूँ। ये सभी गिद्ध हैं जो मरे हुए लाश से भी मांस नोच नोच करके खाता है, ये बेशरम लोग, सफेद पोश लोग। ये अभी मैंने कोचिंग की व्यापकता और ये जो बिजनेस का स्वरूप लेता हुआ है, इसकी मैं बात बताऊं। कोचिंग इंस्टीट्यूट को रेगुलेट करने के लिए भारत सरकार ने एक रेगुलेशन लाया था, उसका नाम है गाइडलाइंस फॉर रेगुलेशन ऑफ कोचिंग सेंटर। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लाया था। इसमें एक, जब इसको अगर आप पढ़ेंगे, वेबसाइट पर उपलब्ध है, इसमें कुछ मेजर्स दिए गए थे कि 50 लड़के से अधिक जहाँ रहेंगे वो कोचिंग कहलाएंगे, और कुछ चीज़ों में स्टेट गवर्नमेंट को रेगुलेट करना था। उसके अनुसार लगभग सभी राज्यों ने खाना पूरी करते हुए, इनफैक्ट एक सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो उसके बाद ही ये चीज़ें हुई। इसमें एक जगह लिखा है, आप अगर इस डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे, एक जगह लिखा है कि साहब नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई, तो नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत हम लोगों को ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि ये कोचिंग का कल्चर ख़त्म हो जाए। ये बड़ा हाई साउंडिंग है, अगर इसको आप अपने स्क्रीन पर मैं दिखा सकूं तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये बड़े हाई साउंडिंग है। ये कहते हैं कि द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 हैज़ बीन अनाउंस्ड on 29th July 2020. One of the fundamental principles of this new education policy is, quote, focus on regular formative assessment for learning rather than summative assessment that encourages today's coaching culture, unquote. ये रेगुलेशन में लिखा है, लेकिन इस पूरे रेगुलेशन का पूरे देश भर में कितना एग्जीक्यूशन हुआ, इसके कंप्लायंस में अलग अलग राज्यों ने क्या कोचिंग रेगुलेट करने के लिए रेगुलेशंस लाए तो उसका एग्जीक्यूशन हुआ नहीं हुआ, वो तो आपके सामने, अगर हुआ रहता तो ये थोड़ी होता। और इसके लिए कोई रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप देश के किसी भी शहर में, अब तो ये गाँवों में भी फैल गया, चले जाइए, हर गली हर मोहल्ले में आपको मिल जाएगा। अगर मैं पटना की बात करूं तो पटना में दोपहर में आप अशोक राजपथ, महेंद्रू, एसपी वर्मा रोड, भट्टाचार्य रोड, बोरिंग रोड, इन इलाकों में आप निकल जाइएगा, एग्जीबिशन रोड, तो ट्रैफिक थम जाता है। छोटे छोटे बच्चे आंखों में सपने लिए हुए, ये केमिस्ट्री वाला से लेके बायोलॉजी वाला तक और फिजिक्स वाला से लेके केमिस्ट्री वाला तक, इन सबों ने पूरे एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद और तबाह कर दिया है। पूरे सदन के बहस को, पार्लियामेंट में जितनी बहस चल रही है उसको उठा के देख लीजिए, टीवी में जितने डिबेट्स हो रहे हैं उसको उठा के देख लीजिए, ये सब ये तीन ही चीज पर केंद्रित है। एमसीडी ने क्या नहीं किया, आप पार्टी ने गड़बड़ किया, चीफ सेक्रेटरी नहीं किया, म्युनिसिपल कमिश्नर ये कर दिया, तो ये बीजेपी का दोष है, तो ये आपका दोष है, तो फलाना ऐसे हो गया। इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही कि साहब ये कोचिंग इंडस्ट्री आफ्टर ऑल ये विगत 10, 12, 15 साल में इतना बढ़ा क्यों, कौन दोषी है, किसके कारण बढ़ रहा है। मैंने एक बार कहा था, यह देश एक समय अपने मूल्यों के लिए, अपने इथिक्स के लिए, अपने शानदार एजुकेशन सिस्टम के लिए जाना जाता था। जब मैकॉले यहाँ आया, नया एजुकेशन सिस्टम लाया, ब्रिटिश लाइब्रेरी में वो रखा हुआ भी है, वो चीज़ कभी मौका मिले तो, अब तो वेबसाइट पर भी उपलब्ध, आप पढ़िए। उसमें लिखा था कि इस देश को अगर सही मायने में गुलाम करना है तो इस यहाँ के इस बिलीफ सिस्टम को तोड़िए कि इनका एजुकेशन सिस्टम, इनका एथिक्स, इनका वैल्यू सबसे अच्छा है। और स्नेह स्नेह वो टूटता चला गया। और हमने एजुकेशन में इतने एक्सपेरिमेंट किए, मानो यह
एजुकेशन नहीं, कोई लेबोरेटरी हो। आधा यहाँ का, आधा वहाँ का, आधा वहाँ का, और सब जितने विद्वान आए अपनी विद्वता बखारते गए और इसने पूरे सिस्टम का सत्यानाश कर दिया। पूरा स्टेट ओन्ड एजुकेशन सिस्टम का ग्रेजुअल, सिस्टमेटिक और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, वेल कंसीव्ड तरीके से बर्बाद किया गया। उसके दो कारण थे। पहला कारण तो ये था कि अगर अच्छे एजुकेशन सिस्टम में बच्चे पढ़कर निकलेंगे तो ये राजनीति में जाहिलों की बढ़ती हुई संख्या और उसके नेतृत्व को स्वीकार करने का ट्रेंड पर रोक लग जाएगा। और दूसरा कि अगर स्टेट ओन्ड एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, वो बिल्कुल रेलिवेंट रहेगा, वो सारे नेसेसिटीज़ को कैटर करता रहेगा, बच्चों के एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए तत्पर रहेगा, तो ये जो कोचिंग और प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के जो वल्चर हैं, जो गिद्ध हैं, इनको फिर मांस और रक्त कहाँ से मिलेगा। और इसने धीरे धीरे सब जगह, अगर चूँकि मैं बिहार में रहा हूँ, बिहार में भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहने के कारण अलग अलग चीज़ों को देखने का मुझे कटु अनुभव भी प्राप्त हुआ कि कैसे पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट और ये बिजनेसमैन, और मज़ेदार बात है ये बिजनेसमैन जिसको कर रहे हैं, इसमें ऐसे ऐसे लोग यूनिवर्सिटी चला रहे हैं जो बालू का व्यवसाय करते हैं, गिट्टी का व्यवसायी, बालू का व्यवसायी यूनिवर्सिटी खोल करके और कॉन्वोकेशन में हैट पहन करके बच्चों को डिग्री बांट रहा है। और शर्म की बात तो यह है कि वैसे कॉन्वोकेशन में राज्यपाल और देश के बड़े बड़े मंत्री आते हैं। शर्म आनी चाहिए। गिट्टी बेचने वाला, बालू बेचने वाला, बालू का माफिया, ये माफियाओं द्वारा खोले गए स्कूल और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के उद्घाटन में ये लोग आते हैं। इस देश में एक ऐसा गवर्नर हुआ, उसके नाम से अभी भी स्कूल चल रहा है। तो दूसरा कारण स्टेट ओन्ड एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करने का ये था कि जो गठजोड़ था, ये गठजोड़ कैसे रक्त, मज्जा और मांस को खाएगा, धीरे धीरे बर्बाद कर दिया। और एक और महत्वपूर्ण बात कि अगर स्टेट ओन्ड एजुकेशन सिस्टम रेलिवेंट रहा, एडेप्टिव रहा, बदलता रहा, बच्चों के, गार्जियंस के, सोसाइटी के, देश के एस्पिरेशंस को फुलफिल करने का, उसको पूरा करने का अपना जो इसका पवित्र कर्तव्य है उसको पूरा करता रहा, तो फिर एक ऐसा समाज बन जाएगा जिसमें इन जाहिलों की, इन लुटेरों को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए धीरे 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 सिस्टेमिक, ग्रेजुअल, वेल कंसीव्ड और कंटिन्यूअस इरोजन होता गया और पूरे स्टेट ओन्ड एजुकेशन सिस्टम को हम लोगों ने बर्बाद कर दिया। और इसमें सब लोग दोषी हैं, समाज के प्रबुद्ध लोग भी दोषी हैं। आप देखिएगा ना टीवी में डिबेट में सरकारी स्कूलों की बदहाली का, ठीक है वो बदहाल है, सरकारी यूनिवर्सिटीज का, कॉलेजेस का तो खूब हंसी उड़ता है, लेकिन किसी टीवी डिबेट में आपने देखा है कि इन कोचिंग के बदहाली, इस प्राइवेट स्कूल के कुकुरमुत्ते की तरह खुल रहे प्राइवेट स्कूल्स में जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, जो बदहाली, उस पर किसी की चर्चा होती है? कभी आपने किसी टीवी में देखा है कि प्राइवेट स्कूल में जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उसकी गुणवत्ता क्या, उस पर कभी किसी को अट्टहास करते हुए देखा है? नहीं देखा। हम लोग सब दोषी हैं इसमें। कहता है कि किसी राज्य, किसी स्टेट का सबसे प्रमुख दो ही दायित्व है। अगर उस दो दायित्व से वह राज्य, वह देश, वह सरकार विमुख हो गया तो उसको शासन करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। पहला, देश के हर नागरिक, देश के हर बच्चे को फ्री लेकिन क्वालिटी एजुकेशन का फंडामेंटल राइट। आप विकसित मुल्कों में देख लीजिए, मैंने एक बार बताया था ना,
यहाँ टैक्स लगता है जर्मनी की तरह, टैक्स लगता है स्वीडन की तरह, और एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ सिस्टम है सोमालिया की तरह। हम लोगों ने सोमालिया, इथोपिया, नाइजर, चाड, मोजाम्बिक वाला स्कूल बना दिया, यूनिवर्सिटी बना दिया सरकारी संस्थानों का। तो पहला, अगर स्टेट फ्री क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो यह उसके कर्तव्यों से विमुख होने का एक उदाहरण है। दूसरा, स्टेट का दूसरा महत्वपूर्ण काम है फ्री और क्वालिटी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सबको प्रोवाइड कराए। और ये दोनों चीज़ में राज्य, जब मैं राज्य बोल रहा हूँ तो स्टेट गवर्नमेंट भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। राज्य, स्टेट, नेशन स्टेट, ये फेल कर गया इन दोनों चीज़ में। और जब ये फेल किया या फेल कराया गया तो जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, तो कहता है ना, एक सामान्य सा समाज शास्त्र का नियम है, कभी लोहिया जी बोलते थे, जिंदा कौम इंतजार नहीं करती। कोई चीज़ वैक्यूम में नहीं रहता है। जो सरकारी एजुकेशन सिस्टम में वैक्यूम क्रिएट हुआ या क्रिएट कराया गया, उस वैक्यूम को भरने के लिए ये प्राइवेट प्लेयर्स आ गए। पहले छोटे छोटे स्कूल खुले, फिर बड़े स्कूल खुले, फिर उसमें कॉरपोरेट घुस गया, कॉरपोरेट स्कूल खुल गया। पटना के बाईपास में देखिए 50-100 करोड़ के स्कूल खुल रहा है। किसका स्कूल है वो? किसका पैसा लगा है? कभी सुना है कि वहाँ ईडी का रेड हुआ? कभी सुना है कि वहाँ इनकम टैक्स का रेड हुआ है, सीबीआई का रेड हुआ? सब उसी थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो इस वैक्यूम में ये लोग घुसे। उसके बाद एक और डिजास्ट्रस स्टेप सरकार ने लिया, प्राइवेट यूनिवर्सिटी को अलाउ करके। गिट्टी बेचने वाला, बालू बेचने वाला, शराब बेचने वाला, ये सब यूनिवर्सिटी के ओनर हो गए और इनके कन्वोकेशन में हैट पहन पहन करके और बच्चों को पीएचडी और डिग्री, एमए, बीए की डिग्री बांट रहे। शर्म आती है समाज पर कि अनपढ़ और जाहिल ये माफिया, बालू शराब गिट्टी का माफिया, डिग्री के कन्वोकेशन में डिग्री बांट रहा है। दूसरा, हेल्थ केयर सिस्टम को बर्बाद किया गया, और जब बर्बाद किया, जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, उसमें ये प्राइवेट प्लेयर्स घुस गए। पहले शुरुआत हुआ छोटे छोटे प्रैक्टिस से, छोटी क्लिनिक से, फिर वो नर्सिंग होम बना, फिर वो हॉस्पिटल बना, और जब ये माल बढ़ने लगा, टर्नओवर बढ़ने लगा, कॉरपोरेट घुस गया। कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स का जाल बिछ गया। और ये जो कुछ अपवाद को अगर छोड़ दें तो ये जिस तरह के डॉक्टर सब पैदा, बताए ना कि एनटीए आपने देख लिया, जो 40 लाख 50 लाख रुपया में क्वेश्चन खरीद करके डॉक्टर बन रहा है, तो उससे आप क्या उम्मीद कीजिएगा कि वो आपका इलाज करेगा? वो आपका किडनी नहीं निकाल ले तो यही गनीमत है। तो इस वैक्यूम में वैसे डॉक्टर्स आना शुरू हुए, वैसे हॉस्पिटल्स, कॉरपोरेट चीज़ें आना शुरू हुई, और इस दोनों ने इस समाज के पूरे रक्त और मज्जा को दूषित कर दिया। मैं बेशक निराशावादी नहीं हूँ, लेकिन आज के हालात को देखकर लगता है कि इस देश को किसी भगीरथ की तलाश है, जो गंगा उतार कर लाए और समाज में इस कचड़े को धो करके इसको पवित्र पाक साफ करे। न जाने वो कौन दिन, न जाने वो कब वो दिन आएगा जब हम शानदार एजुकेशन, और वो भी फ्री में या बहुत कम पैसे में प्राप्त करने के लिए समाज को तैयार करेंगे। न जाने वो कौन दिन, कब दिन आएगा, कौन वो दिन लाएगा जहाँ एक गरीब आदमी का भी पैसे के अभाव में, इलाज के अभाव में मृत्यु नहीं होगी। समाज को ये सोचना पड़ेगा, सबको जागृत होना पड़ेगा। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया। नमस्कार।